जय भीम साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने ज़माने के सबसे पढ़े लिखे शख्स थे और किताबों को लेकर उनकी दीवानी इस कदर थी कि शुरू से ही पढ़ने लिखने की शौकीन बाबा साहब के पास उस जमाने में देश की किताबों का सबसे बेहतरीन संग्रह था। किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि वह सुबह होने तक का किताबों में ही लीन रहते थे। जब चेन्नई से प्रकाशित होने वाले जय भीम के 13 अप्रैल 1947 के अंक में करतार सिंह पोलोनियंस ने लिखा था, एक बार मैंने बाबा साहब से पूछा कि आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाते हैं, तो इस पर उनका जवाब था, लगातार किताबें पढ़ते रहने से उन्हें यह अनुभव हो गया था कि किस तरह किताबों के मूल मंत्र को आत्मसात कर उसकी फिजूल की चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए। अनेकों किताबों को पढ़ने वाले बाबा साहब पर 3 किताबों का सबसे ज़्यादा असर हुआ था। इनमें से पहली किताब थी लाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय, दूसरी किताब थी जब विक्टर ह्यूगो की ले मिज़राबल और तीसरी थी थॉमस हार्डी की फॉर फ्रॉम द मेडिंग काउंट्स। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुथर ने लिखा है कि साल 1938 में जब राजगृह बाबा साहब के घर में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास करीबन 8,000 किताबें थीं। उनकी मृत्यु के बाद यह तक की संख्या बढ़कर 35,000 तक हो चुकी थी। किताबों के प्रति दीवानगी को लेकर बाबा साहब के बारे में एक किस्सा और मशहूर है। बाबा साहब के निकट सहयोगी शंकरानंद शास्त्री रविवार 20 दिसंबर 1944 की दोपहर 1 बजे उनसे मिलने गए और उनके घर गए थे तो बाबा साहब ने उन्हें अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वह डॉक्टर आम्बेडकर की पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। दोपहर का वक्त था तो शंकरानंद ने बाबा साहब से यह कहने की कोशिश की कि अभी तो खाना खाने का वक्त हो रहा है, लेकिन बाबा साहब पर इसका कोई असर ना हुआ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जामा मस्जिद इलाके में होने की खबर चारों तरफ फैल गई। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। इस भीड़ में भी उन्होंने अलग अलग विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी थी और बाबा साहब अपनी किताबों किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वह कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर उन्हें पढ़ना चाहिए। आम्बेडकर के एक और अनुयायी यानी नामदेव निमगगन द टाइगर शेडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन आम्बेडकर राइट्स में लिखते हैं, एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतने लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन किस तरह करते हैं। उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन को छोड़कर दूसरे विषय किसी किताब पढ़ना है। ग्राम आम्बेडकर किताब पढ़ने में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात में उनके स्टडी में गए और उनके पैर छुए। किताबों में डूबे आम्बेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ जब बाबा साहब ने अपनी नजरें उठाई और मुझे देखा तो वह झेप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यान मग्न थे कि उन्होंने मेरे पर्स को कुत्ते का पर्स समझ लिया था। आम्बेडकर के लाइब्रेरियन के रूप में काम करने वाले देवी दयाल ने अपने लेख डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर में लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने शयन कक्ष को अपनी समाधि समझते थे। बाबा साहेब अपने बिस्तर पर अखबार पढ़ना पसंद करते थे। 1-2 अखबारों को पढ़ने के बाद वह बाकी अखबारों को अपने साथ टॉयलेट में ले जाते थे और कभी कभी वह अखबार और किताबें टॉयलेट में छोड़ देते थे। मैं उनको वहाँ से उठाकर उनकी जगह पर रख देता था।
आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर के वक्त सोने के लिए जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वह थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वह नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वह अपनी कार से कोर्ट जाते थे और इस दौरान वह उन किताबों को पलट रहे होते थे कि जब उस दिन उनके पास डॉक्टर से आई होती हैं। कोर्ट समाप्त होने के बाद वह किताब की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वह शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहाँ तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और देखने वाला बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन्स की तारीफ की थी। वह अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे और एक बार उनके कुत्ता उन्हें बताया था कि किस तरह से उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। खाना बनाने की शौकीन, कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहब खुद खाना भी बनाते थे। 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया था। उन्होंने 7 पकवान बनाए। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बिका को वह ये सुनकर दंग रह गई कि भारत की एजुकेटेड काउंसिल के लेबर यानी सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहेब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। उनके साथ ही रहे सोहनलाल शास्त्री अपनी किताब बाबा साहेब के संपर्क में 25 वर्ष में लिखते हैं, हम दोनों साग को खूब सारे तेल में पकाया करते थे और क्योंकि उन्हें पंजाबी स्टाइल में साग बनाना पसंद था, उन्हें अपने राज्य यानी महाराष्ट्र पर भी गर्व था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में लोकमान्य तिलक को वह सबसे अधिक मानते थे। उनका कहना था कि तिलक से अधिक तकलीफ किसी कांग्रेस नेता ने नहीं झेली। तिलक को 6 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी कोठरी में रखा जाता था और वह जमीन पर सोया करते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने 1 लाख से नीचे कोई सुविधा कभी स्वीकार नहीं की। अपने समकक्ष लोगों में गोविंद वल्लभ पंत के लिए उनके मन में बहुत इज्जत थी और उनकी नज़र में पंत महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। उनके पूर्वज यानी 1857 में नाना साहिब के विद्रोह के दौरान उत्तर भारत में आकर बस गए थे। साल 1948 में अंबेडकर को श्रीलंका के स्वतंत्र दिवस पर हो रहे समारोह में वहां के उच्चायोग ने उन्हें आमंत्रित किया था। इस समारोह में लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। इनसी रट्टू अपनी किताब रेमन सेसेस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ डॉक्टर B.R. आम्बेडकर में लिखते हैं कि जब मैंने बाबा साहब से पूछा कि आप इस समारोह में क्यों नहीं जा रहे हो, तो उनका जवाब था, मैं वहां अपने बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरे, मुझे शराब पीने का शौक नहीं है जो इस तरह की पार्टियों में सर्व किया जाता है। अंबेडकर को ना तो नशे की किसी चीज का शौक था और ना ही वह धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड में उसे ये कहते हुए थूक दिया कि यह बहुत कड़वा है। बहुत साधारण खाना खाते थे जिसमें बाजरे की एक रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर काम में अंबेडकर की मदद करने के लिए सुदामा नाम के एक व्यक्ति रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहेब आम्बेडकर के काम में विघ्न पड़ेगा। उन्हें पता था कि बाबा साहेब किताब पढ़ने में तल्लीन होंगे।
वह दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ताजी हवा लेने बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया और बिना आवाज किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुदामा नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहेब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया है। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के उनके दौरान बड़े भाई जुगल किशोर बिड़ला अंबेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए और कुछ दिनों के बाद उन्होंने पहले बाबा साहब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवद गीता की आलोचना की थी। बाबा साहब के सहयोगी रहे शंकरा आनंद शास्त्री यानी माय एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में लिखते हैं कि बिड़ला ने उनसे सवाल किया कि आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे जानी मानी धार्मिक किताब है। उनको इसकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए। जहाँ तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वह इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसका जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैंने गीता की इसी आलोचना की थी कि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहेब अक्सर नीला सूट पहना करते थे, लेकिन कुछ खास मौके पर वह अचंकन चूड़ीदार पजामा और काले जूते निकालते थे। लेकिन जब भी वह वायसराय से मिलने जाते थे वह हमेशा भारतीय कपड़े ही पहनते थे। घर पर वह साधारण कपड़े पहनते थे और गर्मी में वह 4 हाथ की लुंगी कमर में लपेट लेते थे। उसके ऊपर वह अपने घुटनों तक का कुर्ता पहनते थे। विदेश में रहने के दौरान से वह नाश्ते में 2 टोस्ट, अंडे और चाय लिया करते थे। देवी दयाल लिखते हैं कि जब वह नाश्ता करते तो बाई तरह उनके अखबार खुले रहते थे और उनके हाथ में एक लाल पेंसिल रहती थी, जिससे वह अखबारों की मुख्य खबरों पर निशान लगाया करते थे। बाबा साहेब मौज मस्ती के लिए कभी भी बाहर नहीं जाते थे और उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वह जिम खाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वह शायद ही वहां गए हो। जब भी वह कार से अपने घर लौटते थे तब वह सीधे अपने पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक बार वह एक फिल्म अटेल और 2 सीरीज देखने गए, उसे देखते समय उसके पास उनके विचार कंधा और वह फिल्म के बीच में ही छोड़कर घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे और वह घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था, अगर तुम मुझे दावत ही देना चाहते हो तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने वाले वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूँगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब ने वायलिन से सीखना शुरू किया। उनके सचिव रहे नानक चंद रथ अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने आम्बेडकर के बंद कमरे में चुपके से झांककर एक अद्भुत नज़ारा देखा था। वह बताते हैं कि बाबा साहेब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में ही मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सभी ने बारी बारी से जाकर वह अद्भुत नज़ारा देखा। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसा ही वीडियो लाते रहे तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं और दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं।
जिसकी हमें इस समय बहुत आवश्यकता है। बाबा साहेब आम्बेडकर पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारा चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखिए।